नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में एक बार फिर से मॉरिशस की धरती से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बताया था कि किस तरह से हिंदुस्तानी लोगों को अंग्रेजों ने धोखे और झूठे वादे के साथ मॉरिशस गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से लाए थे। अब करीब 200 सालों के बाद मॉरिशस की धरती पर बसे हिंदुस्तानियों की सामाजिक व आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियां कैसी हैं? क्या अब भी वे अपने पूर्वजों की मातृभूमि को जानने समझने की कोशिश करते हैं? इन सब सवालों को समझने और जानने के लिए पहली बार मॉरिशस के उस स्थान से शुरू करते हैं जहां भारतीयों का पहला खेप मॉरिशस की धरती पर कदम रखा था। तो आपको मॉरिशस के अप्रवासी घाट लेकर चलते हैं जहां से हिंदुस्तानियों ने मॉरिशस में प्रवेश किया था। इस कड़ी में सबसे पहले 1876 में चंदौली उत्तर प्रदेश के परसडीहा गांव से, जो कि उस समय गाजीपुर जिले का भाग था, मॉरिशस पहुंचे जोगेश्वर परिवार के आनंद जोगेश्वर से साक्षात्कार से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मॉरिशस के अप्रवासी घाट से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गिरमिटिया चैनल आज अप्रवासी घाट पहुंचा है जहां से आपको हमारे गिरमिट भाइयों के मॉरिशस पहुंचने की कहानी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वही जगह है जहां 2 नवंबर 1834 को हमारे गिरमिटिया भाई, जिन्हें इंडेंचर लेबर के नाम पर इस घाट पर लाया गया था, यह वही जगह है जिस जगह से हिंदुस्तानियों को मॉरिशस ला करके इनको गिरमिटिया बनाया गया था। ये जिसे पहले प्रारंभ में कुली घाट के नाम से जाना जाता था, जो अब अप्रवासी घाट के रूप में मशहूर हो चुका है। दोस्तों, 9 सितंबर 1834 को कलकत्ता बंदरगाह से 36 धनगर हिंद कुलियों का जत्था एटलस नामक जहाज से मॉरिशस रवाना हुआ था, जो 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंचा। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे गिरमिटिया भाई, जिनको यहाँ लाया गया था, प्रतीक के तौर पर उनके फोटोग्राफ्स या उनके जहाज के पासेज को प्रदर्शित किया गया है। आज हम उनके बीच में हैं। आज हम आपको गिरमिटिया की दशा और दिशा पर बात करने जा रहे हैं। यह वो प्लेस है, यह वह जगह है जहां से हमारे गिरमिट भाई मॉरिशस में प्रवेश किए थे। इसे अप्रवासी घाट कहा गया। ये वही वो 16 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ करके हमारे लोग मॉरिशस में प्रवेश किए थे। आज हमारे बीच में आनंद जोगेश्वर, जिनके परदादा मॉरिशस गिरमिट बनकर 1876 में आए थे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है आज इस स्थान पर। भाई आनंद जी, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको यहाँ पहुंचकर? कैसे महसूस हो रहा है? महसूस की बात तो अलग सी बात है सर। देखिए, बहुत से लोग इसको एक अभी जैसे आप देख रहे हैं, गोरे लोग आते जा रहे हैं, इसको एक टूरिस्टिक प्लेस समझते हैं जी। लेकिन फिलहाल में ये कोई टूरिस्टिक प्लेस नहीं है। ये इवेंट्स, ये हर पत्थर अगर बोल सकता है, इसके जो मेमोरी है, ये बहुत हिस्ट्री बोल सकता है। जब मैं सोचता हूँ, ये पहली बार मैं यहाँ नहीं आया हूँ, हर बार जब आता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि
मेरा जो दिल का पुकार है, जो मेरे परदादा का वो है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ उसी के कारण, क्योंकि जो वो यहाँ था इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जब मैं ये 16 सीढ़ियां देखता हूँ तो दिल मेरा धड़कता है। जब मैं सोचता हूँ कैसे वो लोग अपने पगड़ी बांध के, धोती और फटे हुए कुर्ता में कैसे उतरे होंगे ये सीढ़ियां जो पीछे हमारे हैं, और कैसे यहाँ पर थके हुए चढ़े होंगे वन बाय वन ये 16 सीढ़ियां, जो दुनिया की कहानी, जो मॉरिशस की कहानी बताता है। हर एक सीढ़ी चढ़ने में आपको ये महसूस होगा कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, अपने सर पे अपने बोझा लिए हुए आदमी लोग, जो अपने निराश देश से निकल के आए हुए हैं यहाँ पर अपने जिंदगी संवारने। कोई अकेला आया है, कोई अपने पत्नी के साथ आया है, कोई लेडी अकेली आई है, कोई अपने पति के साथ आए हैं। और यहाँ पर आके आप देखोगे कि जब थके, आधे मरे हुए, भूखे प्यासे ये 16 सीढ़ियां चढ़ के आएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये नहाने का उन लोगों की जगह थे, जहाँ पर अभी तो सब टूटे फूटे हुए हैं, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर उन लोगों का फर्स्ट इंपैक्ट होता था। सीढ़ियों के बाद भीड़ भी तो होगा, क्योंकि एक दो बंदे नहीं आते थे, सवन से आते थे। और आप देखोगे यहाँ पर जब देखोगे तो अभी तो टूट गया है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या जमाना था, कैसे कवर था। वो लोग डरे हुए, कांपते हुए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पर जा रहे हैं, किस से साथ मिलेंगे। रास्ते में जाते जाते कोई अपना छूट भी गया, कहाँ जाएंगे। तो ये सब उन लोगों का ये कल्पना था कि आए हैं अपने जीवन संवारने, वो लोग कमाएंगे। वो लोग 5 साल के एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। फिलहाल एग्रीमेंट अगर आप एनालाइज करोगे तो झूठा ही निकलेगा, क्योंकि किसी को पैसा मिलता, किसी को नहीं मिलता, किसी को गोरे पैसा रखता फिर वापस देता नहीं। बोले थे कि 5 साल भेजेंगे, 5 साल ना भेजे, 5 साल के बाद ना भेजे, 10 साल कर दिए। बल्कि उन लोगों का दिल इतना टूट गया कि वो वही बस गए। आज उन लोगों के बसे हुए के कारण हम लोग यहाँ पर है। मैं यहाँ पर हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू परदादा जी। तो जब यहाँ से लोगों को लाया गया तो यहाँ लाकर रखने के बाद यहाँ से फिर कहाँ ले जाया गया? यहाँ से 2 दिन 3 दिन रहते थे। जो इमिग्रेशन का सब ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता, क्योंकि वो लिखते थे ना कौन आया है, कैसे किस ढंग से आया है, बीमार है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है। यहाँ पर वो लोग उस टाइम स्मॉल पॉक्स भी था, मलेरिया भी था, तो उन लोगों को सब ये सब एग्जामिनेशन करवा के फिर सामने खड़ा करते थे। तो यहाँ पर गोरे लोग थे जो आकर वेट करते थे कि इसको कहाँ ले जाना है, कितने बंदे ले जाना है। मतलब यहाँ आने के बाद मजदूरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई साउथ में चला गया, कोई नॉर्थ में चला गया, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, समझे ना। अलग सी बात ये भी है कि यहाँ पर होते हुए भी अपनों बिछड़ गए। यानी जब कलकत्ता से साथ में चले, हाँ, और यहाँ आकर के अलग अलग हो गए, ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो आदमी जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, 2 भाई को अलग कर दिया, कहता है कि तुम नॉर्थ जाओ, ये साउथ जाएगा।
अब उस समय ये कम्युनिकेशन का मामला था, जी ट्रांसपोर्ट का मामला था। अब नॉर्थ से साउथ, अब आप ये सोचो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल कब जाएंगे, कभी काम से छुटकारा मिले तब ना। जी। तो जो लोग आए थे, क्या उनमें आपस में कभी मुलाकात हो पाती थी? कभी जो एक साथ रह रहे थे कलकत्ता से, उनको मुश्किल से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस कवरिंग का मामला था। जी और देखिए सर, सच्चाई ये है, ये जब बोलते हैं कि स्लेवरी के खत्म होने के बाद आइडेंटिटी लेबरिंग शुरू हुआ, तो ये आइडेंटिटी लेबरिंग क्या था? जी एक अलग सी स्लेवरी ही था, जी समझे ना? जी हाँ? इस पे हमें गौर करना चाहिए कि इस टाइम के लोग जो यहाँ पर आके लात लगते थे, चाबुक से मारते थे, लेडीज को रेप करते थे। जी तो ये सब हमें सोचना चाहिए कि वो समय जो था अलग था। सब सब एक झुंड में रहते थे, सब सब जब इसको उसको कहाँ पर डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ये अलग अलग खेतों में जाते थे, तो वहां पर लंबे लंबे लंगर बने हुए थे, जिसको काव बोलते हैं। तो प्रारंभ में तो पुरुष ही आए होंगे, शुरुआत में तो। शुरुआत में तो 36 पुरुष ही आए थे, जी समझे ना? जी हाँ? तो वो लोग जब आए तो धीरे धीरे ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी लेबर जी कंटिन्यू हुआ, अगले 100 साल तक चलता रहा ये। चलता रहा। क्योंकि फिर बाद में देखिए, मैं एक रेज्यूमे कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये है ना कि जब बहुत से मर्द आ गए, जी लेडीज कम पढ़ने लगे, अच्छा, समझे तो ना? तो उनके मुसीबत आ गया, अच्छा मुसीबत सभी की वो कोई नेसेसिटी होती है ना। जी तो ये मुसीबत के सामना करने के लिए उन्होंने मंगाना शुरू किया। कपल मंगाना शुरू किया। जी तब कपल नहीं थे, जी तो वहां कलकत्ता में एक लेडी अकेला था, एक मर्द अकेला था, उसको पकड़ के बांध देते, कपल बना देते। अच्छा चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमानीन हो, या चाहे ये कोयरी हो, या वो कोई अलग कास्ट की हो। जी तो अब हमें एक और दूसरा क्वेश्चन उठता है इस पे, कि अगर ऐसा हुआ, अगर हमारे लोगों से तो हमारी रियल कास्ट है क्या? जी समझे ना? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। यानी हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। नहीं, हमें तो पता है हम कौन है। हम, जैसे मैं जानता हूँ, मेरा परदादा, मेरा पूर्वज जोगेश्वर था, उसके बाप का नाम खेदू था, जी समझे ना? जी अब वो आया यहाँ पे, नाम पूछा तो जोगेश्वर लेके गया। तो जोगेश्वर में कौन सा जोगेश्वर था ये तो हमें पता नहीं, तो उसके नाम ही हमारा सरनेम जी बनने लगा। जी तो आज से तो जोगेश्वर ही से अब हम चलते आए हैं। जी मैं चौथा पीढ़ी हूँ। तो अब जो मेरे फादर थे वो मिस्टर एक्स जोगेश्वर हो गए, मैं मिस्टर वाई जोगेश्वर हो गया। अब मेरे जो लड़के हैं, जी लड़की है, मेरे बच्चे, वो अलग से जोगेश्वर हो गए, समझे ना? जी तो ये एक सरनेम की तरह चलने लगा। जी तो बस आप ये इमेजिन करते, आप ये नजारा दिखो, कितनी दुख दर्द भरी कहानी बोलते, कितने आंसुओं इस धरती पे गिरे हुए हैं, कितने फैमिली यहाँ पे बिछड़े हुए हैं, कितने बच्चे यहाँ अपने माँ के गोद में रोए हुए हैं। क्योंकि ये भी है ना कि कोई छोटे बच्चे लेकर आया हुआ है जी अपने गोद में, कोई 5 साल के, कोई 7 साल के, कोई 10 साल के बच्चे लेकर आए हैं। अब आप ये जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो समंदर में इतने बड़े बड़े लहर में वो शिप में आते थे,
न ढंग से खाना न ढंग से पीना, वो तो अभी मलेरिया हो जाता, कितने आदमी मर भी गए, उसको फेंक भी गए। कोई अच्छी तरह से उन लोगों का दफनाना कुछ होता नहीं। तो ये डोमिनेशन एरा, एक डोमिनेशन एरा था, एक डोमिनेशन एरा जो हमारे पूर्वजों में बहुत बहुत सहन किए। और आज उन लोगों में इतने हिम्मत थे, इतने उन लोगों में इतना जुगाड़ करके वो अपने लक्ष्य के सामने आगे बढ़ते बढ़ते आज एक ऐसा नेशन बनाया जिसको मॉरिशस बोलते हैं। जो दोस्तों, गिरमिटिया लोगों द्वारा उपयोग में आने वाली वस्तुओं को आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उनके खाना पकाने के साधन और बर्तन उस समय किस प्रकार के थे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए फिर मिलते हैं अगले अंक में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।